हेलो गाइस, दिस इज मिस्टर विवेक कुमार। आप सभी को मैं अपने नए यूट्यूब चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। मैं अपने इस चैनल पर एक न्यू सीरीज में लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो लेक्चर उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो बच्चे लाइफ साइंस से हैं या बायोटेक्नोलॉजी से हैं और ये बच्चे नेशनल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि IIT जैम हो गया, JNU CEB हो गया, DBT JRF हो गया एंड CSIR नेट JRF हो गया। इन बच्चों के लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर्स को हम 2-3 सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो इस सेशन में आज हम हाफ ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस को कन्वर्ट करेंगे, अगले सेशन में बाकी बचे स्टेप को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस ग्लाइकोलाइसिस चैप्टर्स को। तो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग यहाँ आज इंक्लूड करेंगे इंट्रोडक्शन, occurrence of glycolysis, phases of glycolysis and overview of glycolysis pathway। इन टॉपिक्स को आज कवर करेंगे, बाकी टॉपिक्स को आने वाले सेशन में कवर करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस को। तो अगर हम ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी की बात करें, यानी ग्लाइकोलिसिस पाथवे को ईस्ट सेल में पहली बार वारबर्ग साहब ने इनको स्टडी किया था कंप्लीटली। मसल्स में एमडेन एंड मायरहॉफ ने इस पाथवे को कंप्लीटली स्टडी किया था। इसलिए आप बुक्स में देखते होंगे कि ग्लाइकोलिसिस का एक दूसरा नाम भी है, जिसका नाम है EMP पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस आल्सो नोन एज EMP पाथवे। दिस इज आफ्टर द नेम ऑफ देयर डिस्कवरर। अब ग्लाइकोलिसिस टर्म को समझते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस टर्म दो वर्ड से डिराइव किए गए हैं। ग्लाइकिस इसका मतलब होता है स्वीट एंड लाइसिस जिसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। यानी एनी मॉलिक्यूल्स जो भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर जनरली जो हम यहाँ ग्लाइकोलिसिस में यूज करेंगे, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर स्वीट इन नेचर। तो इनका ब्रेकडाउन होता है, इनका डिग्रेडेशन होता है। तो इसी डिग्रेडेशन के प्रोसेस के कारण इनका टर्म रखा गया ग्लाइकोलिसिस। और डेफिनेशन से बात करें तो हम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बट नॉट ओनली ग्लूकोज कैन ओनली अंडरगो ग्लाइकोलिसिस। अपार्ट फ्रॉम ग्लूकोज आपका फ्रुक्टोज भी ग्लाइकोलिसिस में जा सकता है, गैरोटोज भी जा सकता है एंड अदर कार्बोहाइड्रेट भी ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है। तो ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में समझते हैं। तो इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी and that energy is partially stored in the form of ATP and NADH. This entire process is known as glycolysis. Glycolysis को होने के लिए टोटल 10 steps की जरूरत पड़ती है and all 10 steps are catalyzed by enzyme. After catalyzation by 10 steps, these molecules are finally degraded to give rise to two molecules of pyruvate. That is the end product of glycolysis. तो हमने अभी कहा कि एंजाइम्स कितने होते हैं, टोटल 10 एंजाइम्स होते हैं एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा या साइटोसोल ऑफ द सेल। सेल में भी प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स। होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करें कि व्हाई ग्लाइकोलिसिस इज सो इम्पोर्टेंट। It is important because it is providing largest flux of carbon in all cells. ग्लाइकोलिसिस कार्बन स्केलेटन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। ये कार्बन का स्मॉलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको रिलीज करके देंगे। इन कार्बन को आप यूटिलाइज करके अदर बिल्डिंग ब्लॉक्स मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे आप ATP एंड NADH भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, इनके स्टेटस की बात करें तो हम देखेंगे कि प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि ये ग्लाइकोलिसिस ईस्ट में भी लोगों ने डिस्कवर किया था और मसल्स में भी किया था। ठीक है, तो अगर हम समझे इस बात को तो देखेंगे कि अगर स्मॉलेस्ट यानी सिंपलेस्ट सेल जो ईस्ट मॉलिक्यूल है, इस ईस्ट मॉलिक्यूल से अगर आगे हम बढ़ते हैं ह्यूमन तक, यानी हायर ऑर्गेनिज्म तक आगे बढ़ते हैं, तो इन सभी बीच में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी हैं। इन सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि all 10 step reactions are conserved. All the enzymes are similar, but they differ in their regulation.
means how enzymes are regulated in different cells of all these organisms. That process gets different. That is why dissimilarity shows there in their regulation process from yeast to mammals. Hope you understand. अब बात करते हैं कि क्या ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्या ये रिवर्सिबल है या ये इरिवर्सिबल है। अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस का में जितने भी 10 स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स रिवर्सिबल है, कुछ स्टेप्स इरिवर्सिबल है, लेकिन नेट अगर कंप्लीट स्टेप्स को देखा जाए तो कंप्लीट स्टेप देखा जाए तो कंप्लीट रिएक्शंस को देखेंगे आप तो क्या होगा, ये रिएक्शंस इरिवर्सिबल होता है। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस की अगर थर्मोडायनेमिक एनर्जी देखा जाए तो वो उसका जो फ्री एनर्जी होता है, इट गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है वो एनर्जी नेगेटिव है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शंस का अगर डेल जी जो होता है गिव्स फ्री एनर्जी, अगर ये नेगेटिव है दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। यही ग्लाइकोलिसिस में होता है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करें तो फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, सॉरी, तो इसमें जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज एनारोबिक इन नेचर। अगर लोकेशन की बात करें यानी ग्लाइकोलिसिस सेल में कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलिसिस सेल में साइटोप्लाज्म में होता है, जो कि जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। दिस इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स आल्सो एंड यूकैरियोट्स आल्सो। दैट इज व्हाई glycolysis is occurring everywhere inside the cells. होप कि आप समझ पा रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं और occurrence की बात करें। अब यहाँ हम occurrence में देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस किस किस स्पेसिफिक सेल्स में ये ज्यादा पाए जाते हैं, वहां इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल का स्टेटस क्या है। देखेंगे कि ये एक यूनिवर्सल कैटाबॉलिक पाथवे है, यानी इन ग्लाइकोलिसिस मॉलिक्यूल्स आर बीइंग डिग्रेडेड टू रिलीज एनर्जी। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब है कि अभी हमने देखा था कि ईस्ट सेल क्योंकि सिंपलर सेल्स होते हैं, इससे चलते हुए अगर आप हायर ऑर्गेनिज्म में जाएंगे जैसे कि मैमल्स में जाएंगे, इन सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे कि ऑल दीज स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर यूनिवर्सल, मोर or less universal. It is not completely conserved, more or less conserved. There are few exceptions also where few steps of glycolysis are diverted in some microorganisms like bacteria. There are some exceptions. अगर हम बात करें कि glycolysis which is behaving as the source of biochemical energy, इस एनर्जी का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है एरिथ्रोसाइट्स में, जो कि आरबीसी है, renal medulla, it is part of nephrons present in kidney, brain cells, sperm cells. They are largely dependent for the energy on glycolysis. उसी तरह प्लांट की अगर बात करें, प्लांट टिश्यू से बात करें तो पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं जो कि अपना डायरेक्ट एनर्जी कहाँ से डिराइव करते हैं, ग्लाइकोलिसिस से डिराइव करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं they are completely dependent on glycolysis for their energy. तो होप आप ये समझ पाए कि ग्लाइकोलिसिस का इंपॉर्टेंस एंड अकरेंस सबसे ज्यादा कहाँ होता है। अब हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कितने फेज में चलता है। तो ग्लाइकोलिसिस का 2 फेज है, एक है प्रीपरेटरी फेज है, दूसरा है पे ऑफ फेज है। प्रीपरेटरी फेजेस, दिस इज द फर्स्ट फेज। ये फर्स्ट फेज है, ये स्टेप नंबर 1 टू स्टेप नंबर 5 पे जाता है, यानी फर्स्ट 5 स्टेप्स, दैट इज स्टेप नंबर 1 टू स्टेप नंबर 5 तो क्या कहते हैं, प्रीपरेटरी फेज। व्हाई इट इज कॉल्ड प्रीपरेटरी फेजेस? इट इज बिकॉज इट इज preparing glucose molecules to enter the glycolysis. Simply glucose molecule will not enter glycolysis. It has to get prepared before entering glycolysis. How will you prepare it? For the preparation of glycolysis, what we do in glycolysis, we tag the glucose molecule with phosphate group. Means we charge the glucose molecule with phosphate group.
For charging glucose molecule with phosphate group, we require two molecules of ATP in preparatory phases for each molecule of glucose. That is why this process is very expensive in nature. Okay, why we are adding phosphate group to glucose? Because we have to charge the glucose molecule. Why it is required to charge the glucose molecule? It is because in order to retain the glucose molecules inside the cell cytoplasm, glucose must be charged. If you do not charge the glucose molecules, what will happen? Glucose molecule will leak from cell cytoplasm via cell membrane to outside the environment. That is why glucose molecule has to be charged to get retained inside the cell cytoplasm, because glycolysis enzymes are present in cell cytoplasm only. In the process of preparatory phases, two ATP molecule has been consumed. Let's come back to payoff phase. This is the second phase. This phase starts from step number 6 to step number 10, यानी 6 steps लेके 10 step तक payoff phase होते हैं. Why you are going payoff phase? Because it is paying something, paying back to me. What it is paying back to us? It is paying back 4 ATP molecule. That is the energy currency. Here in the preparatory phases we lost 2 ATP molecules, but in payoff phases we are getting 4 ATP molecules as energy currency. At the same time, it also generates 2 equivalents of NADH molecules, which is also storing partial form of energy, and the energy from the NADH can be released later on in electron transport chain. Hope you understand the payoff phase. Then talking about what is the net gain of ATP after the preparatory phases and payoff phases. So in preparatory phases, 2 molecules of ATP has been consumed. In payoff phases, 4 ATP molecules has been gained. Net 2 ATP molecules are there which were getting. That is the net gain is 2 ATP molecules. Hope you have understand the phases of glycolysis. Now let's talk about the overview of glycolytic pathway. So we start from preparatory phases. सबसे पहला स्टेप देखते हैं. फर्स्ट स्टेप्स क्या है कि ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन हो रहा है तो बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. समझते हैं डायग्राम्स में, मैंने यहाँ पे लगा रखा है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का पिक्चर, इसे समझते हैं. तो फर्स्ट स्टेप को कहते हैं प्राइमिंग रिएक्शंस. यहाँ क्या हो रहा है कि ATP is behaving as donor of phosphate group. It is donating one phosphate group to the glucose molecule to form the glucose 6 phosphate. ये phosphate molecule glucose के 6th कार्बन पर ऐड किया गया है. That is why this process is known as phosphorylation. We are tagging the glucose molecules with phosphate group. That is why this step is known as first primary reaction, and this is catalyzed by hexokinase enzyme. Then coming second step, glucose 6 phosphate is isomerized to fructose 6 phosphate. What is isomerization? Isomerization is the glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate having same molecular formula but they differ in structure. Glucose is aldehyde carbohydrate, fructose is ketose group. That is why they are isomer of each other. This reaction is forward also and reverse also going. This reaction is catalyzed by phosphohexoisomerase enzyme. Coming to step number 3. In step number 3, fructose 6 phosphate is undergoing second primary reactions. Here ATP is donating one phosphate group at carbon number 1 to convert to fructose 1,6 bis phosphate, and this step is catalyzed by phosphofructose kinase 1 enzymes. Coming back to step number 4, this step involves cleavage of fructose 1,6 bis phosphate. यानी fructose 1,6 bis phosphate is cleaved to give rise to 2 molecules. One is glycerol di3 phosphate, it is a 3 carbon compound. Another is dihydroxyacetone 3 phosphate, it is also 3 carbon compound, and both are isomer of each other. यानी fructose 1,6 bis phosphate was 6 carbon was there. After cleavage it forms 3 carbon and 3 carbon. This is also 3 carbon, this is also 3 carbon. This reaction is catalyzed by
aldolase enzymes. So we got two different molecules, glycerol 3-phosphate and dihydroxystone 3-phosphate. In step number 5 what happens, ये डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट जो है ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट नहीं जाएगा, इसको ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इसलिए इसके पास जो एंजाइम है उसका नाम है ट्राइवोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम्स. It will convert dihydroxystone phosphate into glycerol 3-phosphate. So at step number 5 we got total 2 molecules of glycerol 3-phosphate. One molecule of glycerol 3-phosphate got from the normal pathway and another molecules of glycerol 3-phosphate got from dihydroxystone 3-phosphate. होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्टेप नंबर 6 स्टेप नंबर 10 जाएंगे जो कि पे ऑफ फेज है। तो हम अगेन इसको एक डायग्राम से समझते हैं। स्टेप नंबर 6 की हम बात करें तो यहाँ पर क्या था, स्टेप नंबर 5 में बना था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। स्टेप नंबर 6 में क्या हुआ कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट इज अंडरगोइंग oxidation also and at the same time phosphorylation also. Let us understand how it is going oxidation. तो आपको पता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यहाँ पे एक अल्डिहाइड ग्रुप है क्योंकि COH होता है अल्डिहाइड ग्रुप। अगर हम इससे क्या बना है ग्लिसरेट, और हम ग्लिसरेट की बात करें तो COOH, ये क्या है ग्लिसरेट। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लिसरेट में जा रहे हैं तो एक ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो क्या है दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एट द सेम टाइम ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के पास एक फॉस्फेट था ही, अभी एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पर ले लिया तो क्या बन गया 1,3-bis-phosphoglycerate। दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। बट यहाँ एक बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप आपको ऐड हुआ है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में, दिस फॉस्फेट ग्रुप हैज कम फ्रॉम H3PO3 से ये फॉस्फेट ग्रुप आया है, ना कि ये फॉस्फेट ग्रुप ATP से आया है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से क्या हो गया, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ मिला जो कि H3PO3 से है, इनका फॉस्फोराइलेशन हो गया। अभी इनका ऑक्सीडेशन हुआ था, तो जब ये ऑक्सीडाइज करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होगा, तो कोई ना कोई यहाँ पर एक रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल होना चाहिए जो इनको एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हुआ है NAD+, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू फॉर्म NADH molecules. So we are getting 2 molecules of NADH from conversion of 2 molecules of glycerol 3-phosphate to 2 molecules of 1,3-bis-phosphoglycerate. This reaction is catalyzed by glycerol 3-phosphate dehydrogenase enzyme. Coming to step number 7, in step number 7, 1,3-bis-phosphoglycerate is undergoing dephosphorylation. It means it is releasing one phosphate group and that phosphate group is captured by ADP molecules to form the 2 molecules of ATP and it is reduced to 3-phosphoglycerate, and this is the first substrate-level phosphorylation reaction. It is because 1,3-bis-phosphoglycerate is a substrate which is behaving as the donor of phosphate group and that phosphate group is donated to ADP molecule to give rise to ATP molecules. And this step number 7 reaction is catalyzed by phosphoglycerate kinase enzymes. Then coming to step number 8. Step number 8 is again forward and backward reaction. So 3-phosphoglycerate has undergoes mutase reaction to form 2-phosphoglycerate. It means in 3-phosphoglycerate and 2-phosphoglycerate both are of 3-carbon compound, but difference is that phosphate group का position difference है। phosphate group आपके 3-phosphoglycerate में 3rd कार्बन पर है। म्यूटेज होने का क्या हुआ, ये फॉस्फेट ग्रुप 3 कार्बन से हट करके क्या हुआ, ये फॉस्फेट ग्रुप 3 कार्बन से हट करके 2-phosphoglycerate में इसके सेकंड कहाँ पे जाकर बैठ गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड म्यूटेज रिएक्शन एंड दिस इज कैटलाइज्ड बाय phosphoglycerate mutase enzyme. Coming to step number 9. In step number 9, 2-phosphoglycerate is undergoing dehydration. It means it is releasing 2 water molecules to form phosphoenol pyruvate, and this phosphoenol pyruvate further undergoes step number 10 to form 2 molecules of pyruvate. So step number 9 is catalyzed by enolase molecules, enolase enzymes, and step number 10 is catalyzed by pyruvate kinase enzyme. And step number 10 is
is the second substrate level phosphorylation reaction. It means here again phosphoenol pyruvate is behaving as the donor of phosphate group, which is being donated to ADP molecule to form the ATP molecule to give rise to two molecules of pyruvate. So this is the overview of the entire 10 steps of glycolytic pathway. आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इन 10 स्टेप्स को, ईच स्टेप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे कि CSI नेट वगैरह में उनसे डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So thank you for listening to my lectures. Thank you.